आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज आवाज द वॉइस का इलेक्शन एक्सप्रेस आप पहुंचा है गुरेज वैली। गुरेज वैली जितनी खूबसूरत है उतना चैलेंजिंग यहाँ पे रहना है और चीजों को मैनेज करना है। और आज गुरेज के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या होना बाकी है, उन सारे इश्यूज पे हम बात करेंगे। और इस एपिसोड में आज हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है फकीर खान ने, जो फॉर्मर एमएलए रहे हैं और अभी बीजेपी की टिकट से गुरेज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, अब चूंकि मैं आज पहली बार गुरेज आई हूँ, काफी खूबसूरत जगह है बट यहाँ रहना बहुत चैलेंजिंग है जिस हिसाब से, मतलब 6-6 महीने कट ऑफ रहता है। तो आपके लिए जब आप छोटे थे या पढ़ाई कर रहे थे, मतलब हाउ वाज इट लाइक कि जब आप यहाँ स्कूलिंग कर रहे थे उस टाइम में और अभी के टाइम में कितना फर्क है? क्या क्या चैलेंज आपने फेस की थी स्पेशली यहाँ पे? जी, यहाँ पर जो जहाँ तक गुरेज का ताल्लुक है, बेशक आपने जैसे जिक्र किया कि ये बहुत खूबसूरत जगह है। किसी अंग्रेज ने कहा है, लॉरेंस ने, गुरेज को हिडन हेवन ऑफ कश्मीर। तो ये बहुत खूबसूरत, नेचुरली ये बड़ी खूबसूरत जगह है। तो जो हम अपना बचपना देखते हैं, बचपन से आज तक के जो चेंजेस इसमें आ गए गुरेज में, तो उस वक़्त ऑलमोस्ट यहाँ पर ये ट्रैफिक वगैरह का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था, या नेटवर्क नहीं था, या ऐसी सुविधाएं कुछ भी नहीं थी। लेकिन एक उस पीरियड और आज के पीरियड में जब हम देखते हैं तो उस वक़्त लोग बड़े हेल्दी होते थे। एक तो वो प्योर खुराक खाते थे घरों में, घरों का घी दूध वगैरह और जो भी अपना प्रोडक्ट पैदा होता था उसी पर ये गुजारा करते थे। बेशक गरीबी भी थी लेकिन बड़े हेल्दी थे। आजकल कुछ ऐसी बीमारियां मार्केट में आ गई हैं जिनका पता भी नहीं चलता है, बड़ा मुकाबला करना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के हिसाब से तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई, लेकिन अभी भी काफ़ी नहीं है। एक जिक्र आपने जो किया है इसकी तरफ इशारा किया कि जब विंटर, हार्श विंटर होता है यहाँ का, उस पीरियड में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अभी जब से हमने बीजेपी के साथ ज्वाइन किया, एक उसमें हमें ये फ़ायदा हो गया कि विंटर में हमारा हेली जो है वो कंटिन्यू चलता है। कोई पेशेंट हो या पैसेंजर उसको एवाक्यूएट करना हो तो एकदम जहाज पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो चलिए वो तो प्रेजेंट की बात है, थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली आपसे जानना चाहूंगी। अब चूंकि आपका जो पॉलिटिकल करियर है, 1996 में आप एमएलए बने थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, पीडीपी में आप रहे हैं और एक अच्छी पोजीशन पे रह चुके हैं, बट अभी आपने बीजेपी ज्वाइन किया है। इस पूरे ट्रांजिशन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स में शुरुआत कैसे हुई, कैसे एंटर किया आपने? पॉलिटिक्स में अगर सच पूछे तो ये एब्रप्टली मुझे एक आइडिया आ गया जब कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐलान हो गया, गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो मैं एजुकेशन में सर्विस कर रहा था, मैंने कोई 5-6 साल सर्विस की थी एजुकेशन में, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके मैं पॉलिटिक्स में आ गया और अच्छे तरीके से मैंने इलेक्शन जीती। तो उसके बाद भी कुछ इलेक्शन तो मैं हार गया, लेकिन नैरो मार्जिन से हार गया। उसके कई कारण है, अब उसमें हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो पीरियड रहा हमारा, पीडीपी में मैंने ज्वाइन किया था, मगर पीडीपी से मैंने कोई उसकी टिकट पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने एक ही 2 इलेक्शन लड़े इंडिपेंडेंट, बहुत नैरो मार्जिन से हार गया, कोई 170 वोटों से हार गया। एक ही टिकट पर लड़ा था, वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था मैं एक इलेक्शन। तो बाकी उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आ गए, काफ़ी चेंजेस इन द सेंस हमारे रोड्स की जो कंडीशन थी इससे पहले, तो यहाँ से हमें बांडीपोरा तक 4-5 घंटे लग जाते थे ये मसाफत तय करने में। तो आज तो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, रोड की कंडीशन 90% बेहतर है। सही बात। और यहाँ ही नहीं, आगे अगर आप तिलेल जाओगे, तिलेल में भी बहुत अच्छे रोड हैं हमारे। जहाँ जहाँ में रोड नहीं थे वहाँ तक रोड पहुँचा दिए। तो प्लस एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम डिस्कनेक्ट थे, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट थे, स्टेट से, हर जगह से डिस्कनेक्ट थे।
पार्टिकुलरली हमारा ये कंजलवन बख्तौर का एरिया है या हमारा तिलेल का एरिया है, ये डिस्कनेक्ट था। और इस पीरियड में हमने हर जगह टावर लगवा दिए, तिलेल में भी टावर लगवा दिए, कंजलवन बख्तौर में भी टावर लगा दिए। उसमें जियो का टावर है, एयरटेल का टावर है, BSNL के भी लग रहे हैं। अभी ये सिलसिला, ये प्रोसेस चल रहा है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो लोग तिलेल से या कंजलवन बख्तौर से यहाँ आ जाते थे गुरेज में फ़ोन करने के लिए, यहाँ भी एक ही टावर था, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। कहीं को ये फ़ोन लग जाते थे और कहीं बेचारे ऐसे ही वापस चले जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हर जगह अच्छे तरीके से टावर चल रहे हैं। उसमें बच्चों का भी फायदा होता है तालीम हासिल करने में। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि PDP छोड़कर आपने BJP क्यों ज्वाइन किया? आपको इस BJP जैसी पार्टी में क्या दिखा अपनी गुरेज के लिए जो आप बेटर कर सकते हैं इनके साथ मिलकर? BJP में मुझे एक चीज़ लगी कि विकास के मामले में BJP जो है वो बड़ी सेंसिटिव पार्टी है। और ये कोई इस पार्टी के अंदर ये भी देखा कि ये गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कितनी स्कीमें सेंटर से जो चल रही है, उसमें गरीबों का भला ही फायदा हो जाता है। चाहे फ्री राशन हो, चाहे गैस सिलेंडर दे दिए, या सबसे बड़ी बात है जो गोल्डन कार्ड है। इस वक्त कई लोग ऐसे थे जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते थे क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो फीस भरने के लिए। तो इस वक्त 5 लाख उनके जेब में ही होते हैं, जाकर अपना इलाज कराते हैं। तो यह सब चीज़ें मिला करके लगा कि हमारा एरिया जो है ये अनडेवलप्ड है और ये बिलो पॉवर्टी लाइन तकरीबन 80% यहाँ लोग रहते हैं। तो इस पार्टी को लेकर के हमें यहाँ फ़ायदा होगा। और उसके लिए हमने जो इतने 2-4 साल या 5 साल से देखा है, काफ़ी अच्छा हो गया। जी, अभी जब हाल ही में आपका नॉमिनेशन भरना था तो डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी जो वक्त की चेयरपर्सन भी है, तो वो खुद यहाँ पे आपकी कैंपेनिंग में आई। तो आपको क्या लगता है कि BJP को लेके यहाँ लोगों का परसेप्शन कैसा है? वो इंशाल्लाह आपने शायद कहीं ना कहीं वीडियो भी देखे होंगे उस दिन की जो हमारी रैली थी। हालांकि हमने उसमें लाइटली वो कर दिया था कोई, क्योंकि गाड़ियां भी हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं थी तिलेल से या बाकी जगहों से। तो थोड़ी बहुत जितनी गाड़ियां अवेलेबल हो गई तो माशाअल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी अच्छी गैदरिंग हो गई, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। तो दरख्शां जी को दिल्ली वालों ने डायरेक्ट किया था कि नॉमिनेशन में आप चले जाओ वहाँ पर, तो वो भी मेरे साथ थी। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा जी। हमारा। अब अगर गुरेज की हम बात करें, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बॉर्डर भी नजदीक है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा प्रॉब्लम रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनके जो MLA हैं नज़ीर गुरेजी 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं। तो यहाँ पे जो रोड है वो उनके टाइम पे आया और यहाँ पे नलकूप में पानी वाटर सप्लाई स्कीम उनके टाइम पे आई, बिजली जो है उनके टाइम पे आई, कई सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने की। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी जो BJP है स्पेशली आर्टिकल के बाद, उनका ये कहना है कि हमने यहाँ रोड भी दिया, पानी भी दिया, बिजली भी दिया, जबकि ये वो प्रोजेक्ट्स है जो उन्होंने सैंक्शन कराए थे। इट्स जस्ट दैट कि फिर कोई गवर्नमेंट नहीं थी एंड दे गॉट दैट ट्रांजिशन पीरियड की यहाँ पे काम कर सके। तो इज इट ट्रू? देखिए वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। उन्होंने 2002 में जब इलेक्शन जीता ना, तब ये पूरे प्रोग्राम उन्होंने तैयार करके ट्रक में लोड कर दिए थे। वो ट्रक पहुंचते पहुंचते 2024 में गुरेज पहुंच गई। ये कहने वाली बातें हैं। आप देखिए बिजली तो पिछले साल से हमें आ गई, मिल गई यहाँ। ये नहीं होता है कोई कहे कि मैंने ये प्रपोजल दिया था, ये प्रोजेक्ट बनाए थे, फिर वहीं आज ये सब कुछ हमारे ये यूनियन मिनिस्टर आ गए थे इसके पावर के, 2 साल पहले की बात है। मैंने उनको यहाँ पकड़ा और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें 24 घंटे पावर दे दो, तो हो गया वो पावर का। अब नल का आप खुद देख रहे हैं, मोदी जी का ऐलान है कि हर घर में नल पहुंचना चाहे। तो इस स्कीम के तहत यहाँ पर बड़े प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है और हर जगह घर में पानी पहुँचाने की कोशिश चल रही है। रोड से उनके टाइम पर अगर 2 किलोमीटर रोड भी कहीं ठीक नहीं हो गया, तो आज इतने रोड इतने मैग्नेमाइज होना, ये तो
कहने वाली बातें हैं। बट उनके टाइम पे जैसे बांडीपुरा है, वहाँ पे 1 डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे 2 है, स्कूल्स है, जी वो जी। सारी चीजें हैं। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट आप एनसी को देते हैं डेवलपमेंट नहीं, का? इसमें कोई क्रेडिट नहीं मिल कुछ सकता। नहीं। पॉलिटिक्स को एक साइड छोड़ के मैं हाँ कह रहा हूँ कि ये जो कॉलेज है हमारे गुरेज का कॉलेज जो है, जी। गुरेज का कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, हम्म। उनको मैंने लाया, अपने साथ लाया, और यही दावर स्टेज पर उन्होंने ऐलान कर दिया कॉलेज का। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि तिलेल में भी अगर कॉलेज हो जाता है थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए। तो महबूबा जी थी उस वक्त चीफ मिनिस्टर, उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि हमें कॉलेज दे दो तिलेल के लिए। तो हमारा एक बड़ा डिप्यूटेशन था, कोई 60-70 लोग थे मेरे साथ। जो ही हम उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने पहले मुबारकबाद दे दी कि आपने कॉलेज मांगा था, आपका कॉलेज सेक्शन हो गया। तो ये मैं अल्लाह की हाजिरी में कह रहा हूँ कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस या नज़ीर गुरेजी का कोई हाथ ही नहीं है। अब कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे तो वो तो अलग बात है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी का जो मसला है अभी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने जैसे मैंने बोला कट ऑफ है। ऑल्दो अब रोड्स काफी अच्छे हैं, बट देन यहाँ पे लैंडस्लाइड्स, अवलांच का खतरा रहता है। तो टनल प्रोजेक्ट जो है काफी टाइम से उस पे बात हो रही है, इवन कुछ काम भी स्टार्ट हुआ है। तो अगर यहाँ के लोग आपको मैंडेट देते हैं, अपना भरोसा आप में रखते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप उनको टनल देंगे? जी हाँ, टनल मेरा एक प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी टनल की, क्योंकि टनल बनने के बाद मुझे लग रहा है कि गुरेज थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अगर टनल बनता है तो यहाँ से बांडीपुर आने जाने में दिन में 2 बार भी चक्कर लगा सकते हैं। तो इस इशू को लेकर मैं दिल्ली भी गया, उनसे बात की, और आज मैनिफेस्टो में भी ये टनल का आ गया, साधना टनल और राजधानी टनल, ये दोनों आ गए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीजेपी जो काम करना चाहती है, हाँ करती है, तो वो करके दिखाते हैं। तो टनल तो किसी भी हालत में ले लेंगे और गुरेज के लिए टनल हो जाएगा। जी, टनल के बगैर गुरेज के लोगों के लिए आपके बकेट लिस्ट में उनको देने के लिए क्या क्या है? किस चीज के लिए? कि लोगों को डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर आपको मैंडेट मिल जाए, उनको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे? डेवलपमेंट का तो अभी अगर आपने खुद भी देखा होगा, यहाँ पर अगर देखें हम तो अभी बहुत काफ़ी पीछे है डेवलपमेंट के हिसाब से। तो प्रायोरिटी पे मैं चाहता हूँ कि एक हमारा हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ऐसी चीज़ें डेवलप हों, यानी उसमें जितनी भी ज़रूरियात है, कहीं पर कोई डिफिशेंसी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमें छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए भी पेशेंट को रेफर करना पड़ता है बांडीपुरा से लेने में, कहीं लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लड बैंक खोलेंगे, उसमें डॉक्टरों की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर देंगे, ताकि हमारे ऑपरेशंस वगैरह छोटे छोटे जितने भी क्रिटिकल ऑपरेशंस को छोड़ के बाकी सब यहीं पर कर देंगे। प्लस यहाँ पर एक रोज़गार जनरेट करने का मेरा माइंड कर रहा है। उसमें हमें कहीं खूबसूरत जगह हैं, हाइट उतनी ज़्यादा नहीं, गंडोलाज वगैरह लगाने के लिए, एक वो मेरे जहन में है। उसके बाद गुरेज जो है ये बाकी स्टेट के बाकी पार्ट से या कंट्री के बाकी पार्ट से ये अलग थलग है। यहाँ पर हमारे जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, डिग्रियाँ ले लेकर घूमते हैं, तो इसमें मेरी कोशिश होगी कि हमारी यूथ को एब्जॉर्व करने के लिए कहीं ना कहीं इनके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये करके दिखाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने अपने पीरियड में या हारने के बाद भी यहाँ काफ़ी कुछ भर्तियाँ वगैरह करवा दी। तो ये बड़ा एक बर्निंग इशू है मेरे जहन में, क्योंकि यहाँ बिजनेस सिस्टम है नहीं। कोई दुकानदार दुकान में कुरकुरे बेचता है, वो कब अमीर बनेगा कुरकुरे बच्चों को बेच करके। सही बात है। तो ये चीज़ें जहन में इंशाल्लाह है, उम्मीद है अल्लाह से कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। जी, तो जैसे गुरेज लाइक आई सेड बिफोर कि 6 महीने कट ऑफ रहता है, बर्फ बहुत ज्यादा होती है, तो इट्स लाइक टेक्निकली
कि यहाँ के जो लोग हैं अगर वो मजदूरी भी करते हैं तो मैक्सिमम 4 से 5 महीना करते हैं या 6 महीना रखते हैं। तो 6 महीने वाला जो पीरियड है वो घरों में बैठ के वही खाना है उनको जो उन्हें कमाया है। जी तो ऑफ जी कोर्स मतलब ऐसा क्या जनरेट हो सकता है कि विंटर में भी लोग जो है सही से रह पाए यहाँ पे? इसमें दो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। एक तो हम कोशिश करेंगे हमारा यहाँ प्रोडक्ट एक पटाटो प्रोडक्ट इसको थोड़ा जनरेट करेंगे और चिप्स फैक्ट्री एक लगा देंगे यहाँ पर। फैक्ट्री। एक नंबर दो, यहाँ लोकल कुछ चीज़ें बनती थी, पहले ऊन की बनती थी, उनके लिए हमें मार्केट बनाना पड़ेगा। तो विंटर में भी ये बेकार नहीं रहेंगी, नहीं वो चीज़ें तैयार करेंगे, वो ये बनती मार्केट में आ रहेंगी, जाएंगी, हाँ। अपना रुपया 10 आ उसमें कमा जाएगा। सकते हैं। ऑफ कोर्स ये नाइस। चीज़ें जहन में है। सही बात है। यहाँ का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या कुछ है आपके जहन में? कल्चर का तो सत्यानाश ही हो गया। हाँ। नेचुरली जो भी हमसाया होते हैं उनके उसमें असर पड़ता है कल्चर में। तो हमारा कल्चर का ज़्यादा असर कश्मीर का असर पड़ गया यहाँ पर। हमारा कल्चर जो पहला हमारा कल्चर था, जैसे हमारी वो टोपी होती थी, गोल्ड टोपी, जस्ट लाइक जैसे गिलगित वाले पहनते हैं, एक चोगा टाइप का फरन होता था, शलवार वगैरह, ये चीज़ें जो हैं अब ऑलमोस्ट तो ये ख़त्म हो गई हैं। एक फरन विंटर वो भी सर्दी की वजह से इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी ख़त्म हो गई। ये भी बड़ी मेहनत करके यहाँ पर हमने ये शीना कल्चर सेंटर बनवा दिया था। उसमें कुछ चीज़ें अंदर प्रिजर्व हैं जो हमारे पुराने कल्चर की हैं। नाइस। तो कोशिश होगी कि हम फिर उस कल्चर को वापस लाएं, लेकिन उसमें मुश्किलात भी काफ़ी हैं। सही, उसमें लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए। बिल्कुल। तो आई अंडरस्टैंड कि आपका जो ये स्केड्यूल है काफी टाइट है, कैंपेनिंग चल रही है जोरों शोर से, हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, बट स्टिल आपने आवाज द वॉइस को मौका दिया, इस इंटरव्यू का। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।